नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ये सुपर टेट, यूपी पुलिस, सी टेट और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो ये स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ये स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। उसके बाद से आगे कह रहा है कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी बड़ी जहाजी नहर है, जो स्वेज के स्थल जलमंडलों को काटकर बनाई गई है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर है ना, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर लाल सागर में स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सईद से मिलती है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर और चौड़ाई 260 मीटर और गहराई 17 मीटर है। अब इसे 22 मीटर गहरा और 415 मीटर तक चौड़ा किया जा सकता है। तो सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। तो सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये यूरोप में सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यूरोप के डेव्यू नदी विश्व का बृहत्तम आंतरिक जलमार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो ये डागर बैंक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। तो डागर बैंक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। डागर बैंक स्थित है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्द कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। कह रहे विश्व की सबसे गहरी गर्त ट्रेंच मैरियाना गर्त है, जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित है। यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है तो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा और गर्म रेगिस्तान भाग है, जिसकी लंबाई 225 किलोमीटर और चौड़ाई 824 किलोमीटर है, जिनमें से अमरगोसा नामक नदी पर गहरे गर्त का निर्माण करती है, जो समुद्री तल से 46 मीटर नीचे है। जिनमें से 1933 राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है और बाद में 1994 में एक पार्क बना दिया गया। डेथ वैली कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो ये कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। कह रहा है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जावा की खाई हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर होकर प्रवाहित होने वाली गर्मधारा का क्या नाम है? तो गल्फ स्ट्रीम। गर्मधारा का क्या नाम है? तो गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, गल्फ स्ट्रीम होगा। ये वाला देख लिए हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो ये डगर बैंक यूनाइटेड किंगडम पर स्थित है। देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ है।
ये बाघ देश का राष्ट्रीय पशु है। कह रहा है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सन बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 1973 में संवर्धन के उद्देश्य में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। और कह रहा है कि वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हुगल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हुगल मृग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दाची ग्राम भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हुगल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो दाची ग्राम हुगल मृग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से कह रहा है प्राकृतिक आपदा स्थित है। प्राकृतिक आपदा किससे स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सभी से जल संपदा से स्थित है, वायु संपदा से स्थित है, मृदा संपदा से स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या आते हैं? कह रहा है कि लोहा, कोयला, तांबा, नमक, पत्थर आदि खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कह रहा है कि कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। तो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्या है? तो ये एक जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह रहा है कि कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण पादप और जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है। तो भारत में विश्व में स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा स्थान है। जल संसाधनों में भारत के विश्व में स्थान तीसरा स्थान है। तो जल संसाधनों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जल का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यह प्रत्येक प्राणी के जीवन से संबंधित है। कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह को हम लोग मृदा संपदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे नरोरा नामक स्थान पर स्थित है। कह रहा है कि नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होता है नलकूपों द्वारा। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया है। तो यह लद्दाख में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थित है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र को वनों का आवरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 33%। और उसके बाद से कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण के दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रफल का 60% भाग, मैदानी क्षेत्रफल 20% भाग, संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों का 60% और मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग संपूर्ण देश का लगभग से कम 33% भागों को वन का आवरण आवश्यक है। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई वन नीतियों की
नई वन नीतियों की घोषणा किस वर्ष किया गया है? तो 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1988 में नई वन नीति की घोषणा किया गया है। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा की गई। एक वन नीति जो आई थी 1952 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बी, ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की स्थापना 1974 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को पर्यावरण विज्ञान और संशोधन से संबंधित सुझाव देना है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो ये KM मुंशी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वन महोत्सव के जन्मदाता KM मुंशी है। कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन है? तो वो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पंजाब में पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। और किस राज्य में वनों का सर्वोत्तम प्रतिशत है? तो ये मिजोरम में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है 88.93%। और दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है 84.56% है। उसके बाद से कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। देश कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 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 उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णार्ध पतझड़ भूभाग क्षेत्र के दोनों ओर महाद्वीपीय भागों में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में ये वन अपनी पत्तियां गिरा देती है और इसलिए इसे आर्द्र पतझड़ वन कहा जाता है। और कह रहा है कि उष्ण आर्द्र पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक भागों पर पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में पंजाब और हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है। और दलदली अथवा ज्वार-भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंग्रोव वन। दलदली और ज्वार-भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आच्छादित राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 1140 वर्ग किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 617 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश और 404 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद भारत में चंदन की लकड़ियों के वन सबसे अधिक
सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ियों के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ियों के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। साइनेट वैली वैली के चर्चित होने का कारण है, और कह रहा है कि साइलेंट वैली के चर्चित होने के कारण जैव विविधता और सदाबहार वन, जैव विविधता और सदाबहार वन ये साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जैव विविधता और सदाबहार वन। उसके बाद से कह रहा है कि फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। शांत घाटी अवस्थित है, तो शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? और उसके बाद से उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वन मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? तो ये एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो कर्नाटक राज्य है ना, ये शहतूत उत्पादन करता है। रेशम की कीड़े शहतूत के वृक्ष पर पाए जाते हैं। भारत का कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम सर्वाधिक उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सुंदरी। सुंदरी के कारण इसके सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों को सुंदर वन कहा जाता है। भारत के चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध राज्य है चंदन, ये तो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत में प्रमुख वनस्पति ये पतझड़ वन है। भारत में पतझड़ वन भारत में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का प्रमुख उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का उत्पादक राज्य है। भारत में तेंदू के पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कहते हैं। वे क्या वन? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ऑप्शन वन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दलदली अथवा ज्वार भाटा में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। ये वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर विषुवत रेखीय भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष है। ये अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय वनस्पति के अंतराल पाए जाते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बॉम्बे हाई खनिज तेल से संबंधित है। रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुछ छान से क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है ना, भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है।
कर्क रेखा पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में उन स्थितियों को इंगित करता है जिन पर सूर्य दोपहर के समय शीर्ष पर प्रतीक होता है। यह 21 जून की स्थिति है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न पृथ्वी पर 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध की उन स्थितियों को इंगित करता है जिन पर सूर्य दोपहर के समय शीर्ष पर प्रतीक होता है। 22 दिसंबर की स्थिति है। इधर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन इधर होगा। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का जो 22 दिसंबर होता है ना, सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणी बिंदु अर्थात मकर वृत्त पर पहुंचकर उत्तरी गोलार्ध के देशों के दिनों 10.5 घंटे और 13.5 घंटे का हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है तो 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा 21 जून और 22 दिसंबर को हमें याद रखना है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और 66.1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। 66.1/2 दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच और प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्तीय धरातल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 डिग्री का काल्पनिक वृत्त कर्क वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.1/2 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। मकर वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। ये आगे देख लेंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। बाईस मार्च से 23 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध के दिन सबसे बड़े होते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल में सदा एक ही दिशा में 23.5 डिग्री झुका है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और 21 मार्च से 23 सितंबर तक की अवधि में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में किसी न किसी भाग में सीधी पड़ती है। कह रहा है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें पुनः विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है। मकर रेखा स्थित है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो ये 23.5 डिग्री 1/2 दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो मकर रेखा स्थित है तो 23.5 डिग्री 1/2 डिग्री और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 1/2 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी को 23.1/2 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य और मकर रेखा पर लंबवत होती है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा, 66.1/2 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, 66
66.5 डिग्री दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव से संबंधित है। कह रहा है कि डेटम डेटम रेखा संबंधित है। तो डेटम रेखा किससे संबंधित है? तो यह एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। डेटम रेखा संबंधित है तो ये क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, डेटम रेखा। उसके बाद से कह रहा है कि डेटम रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की अल्टीट्यूड गहराई अथवा ऊंचाई मापी जाती है। डेटम डेटम एक स्वयं द्वारा निर्धारित की गई फिक्स्ड सब्जेक्ट होती है जो डेटम द्वारा ऊंचाई और पृथ्वी की सतह के सापेक्ष AGL एबव ग्राउंड लेवल मापी जाती है। उत्तरी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मैकमोहन रेखा ये चीन और भारत के बीच सरल हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई है। और मैगीनाट रेखा ये फ्रांस जर्मनी से संबंधित है। और डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। और डुरंड 1896। और हेडन वर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड से संबंधित है। और ओडरनिस रेखा ये जर्मन पोलैंड से स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान से संबंधित है। और 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से संबंधित है। और 24वीं समांतर रेखा ये पाकिस्तान और भारत के बीच से संबंधित है। 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच से संबंधित है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये गांधीनगर स्थित है। निम्न नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है ये गांधीनगर। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री 1/2 पर अवस्थित है। कर्क रेखा भारत के 8वीं राज्य से होकर गुजरती है। और विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय दूरियां निम्न है। अगरतला और 23 डिग्री 1/2 उत्तरी, ये सब बाद में देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए, मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। और मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है? तो मणिपुर स्थित है। अब बाकी से ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार है तो ये देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देशांतर रेखा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है तो देशांतर रेखा। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक पूरब के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में भी प्रत्येक देशांतर के समय 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अतः किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय का पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है। अगर ऐसे समय को मानक समय कहते हैं। और भारत में 82 पूर्व देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूर्व देश का स्थानीय समय मान लिया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GST में कितने समय का अंतराल होता है?
तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम टाइम में 5 घंटे 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत के स्टैंडर्ड टाइम के लिए इलाहाबाद जिले में अवस्थित नैनी का देशांतर 82/1/2 पूरब मान लिया जाता है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यमुनोत्तर पर खींची गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। कह रहा है कि पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यमुनोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। दोनों कब गुजरती है? ये अफ्रीका से गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है, तो ये अफ्रीका से गुजरती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये ब्रह्मांड को व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स लेमेतेयर 1894 और 96 में किया गया। नासा द्वारा 2001 ईस्वी में MAP माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्राप नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की गई। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी जाती है। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया जाता है। एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अंततः वे ब्लैक होल कृष्ण नक्षत्र बन जाते हैं। और वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो ये बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। और ध्यातव्य है कि बुध ग्रह सूर्य के पास वाला ग्रह है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के पास वाला ग्रह है। इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी इससे सबसे निकटतम वाला ग्रह है। इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये यूरिन गागरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अप्रैल 1961 को वोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और यूरिन गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। पूर्व सोवियत संघ के यूरिन गागरिन ने पृथ्वी का एक परिभ्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया था। यूरिन गागरिन ने पृथ्वी का एक परिभ्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया था। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या है? तो जो नेपच्यून है ना, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सूर्य के न्यूक्लियर ईंधन होता है। तो
सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन होता है, तो ये हाइड्रोजन, सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन होता है तो हाइड्रोजन सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारों की रचना निहारिका सदृश पदार्थों के संघनन से होता है। निहारिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन 80% और कुछ भाग हीलियम 10% होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। उसके बाद से कह रहा है कि शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा और संध्या का तारा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90% 95% प्रतिशत है। यह वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की तुलना में 100% गुना अधिक होता है और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। आकार और द्रव्यमान से पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? तो ये पूर्वी वे तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तर दिशा के ठीक उत्तर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वह ध्रुव तारा मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी ध्रुव को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये शनि ग्रह का। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह का। कह रहा है कि सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वह शनि के 62 उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य उपग्रह ग्रह सी, मनसा, एनिसिलाडू और टेथिस, डियान, रिया और हाइपेरियन और इथापेटस और फोबे है। बुध और शुक्र ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है। और वरुण के 13 उपग्रह है, जिनमें से ट्रिटोन और मेरिटिन प्रमुख है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है ना, सूर्य के निकटतम ग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये। और इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये वृष्टि है जो ना कृषि को मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके टूटता हुआ तारा किसको कहते हैं? तो टूटता हुआ तारा उल्का। ये टूटता हुआ तारा किसको कहते हैं? टूटता हुआ तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण लगने के कारण आग पकड़ लेता है। तो ये एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। किसी तरह का नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी ध्रुवों पर घूमना। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी ध्रुवों पर घूमना दिन और रात होने का प्रमुख कारण है।
ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। दिन और रात कह रहा है कि चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है ना तो चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण कब होता है? जो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है चाप। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में। उसके बाद से कह रहा है कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में दिखाई देता है क्योंकि वह एक ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश के उत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि एक वलय प्राणी में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, शनि। एक वलय प्राणी में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, शनि। और शनि ग्रह वे चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों पर धूल के कणों से निर्मित एक गहरा वलय पाया जाता है जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे के इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर उसके बाद से कह रहा है कि तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये ताप का सूचक है, तारों का वर्ण। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल कण, गैसों को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। तो कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को नाम से जाना जाता है तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद से इधर देखेंगे, कह रहा है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सौर के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फोटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट। उसके बाद से कह रहा है कि बुध सूर्य से ग्रह है। तो बुध सूर्य से पहला ग्रह है। बुध पृथ्वी आता है ना, तो बुध सूर्य से पहला ग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ बृहस्पति, शनि और अणु को चारों ओर छले हैं। बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर क्या है? छले हैं। ये छले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी के इन छलों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। उसके बाद से इधर कह रहा है कि 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। अपने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यानी सोयूज T-2 से अंतरिक्ष की यात्रा की। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है ना, बुध, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
आकार के अनुसार आकार के अनुसार शुक्र का आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से आकार के अनुसार हमारे सौर मंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। और गौर मतलब है कि सौर मंडल के 4 छोटे अंतरिक्ष ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, मुख्यतः पत्थर और धातुओं से बने होते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह ये वरुण है। उसके बाद से कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह ये बुध हो जाएगा। और कह रहा है कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा ये पृथ्वी। और सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह ये शुक्र हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र हो जाएगा। और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। उसके बाद से आगे कह रहा है कि भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो भोर का तारा हम किसको कहते हैं? भोर का तारा हम शुक्र को कहते हैं। और शाम को तारा भी शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा 69। सूर्य पृथ्वी से ग्रह है, तो सूर्य पृथ्वी से कौन सा ग्रह है? सूर्य, बुध, शुक्र पृथ्वी से ग्रह है, तो ये दूसरा ग्रह है। बुध, शुक्र दूसरा ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इनमें से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, शुक्र। उसके बाद से हम लोग 1 मिनट डी निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बताइए, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि की 40,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। और उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है, तो ये नीला ग्रह के नाम से, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और उस सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद्र के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद को पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद्र के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद्र को पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकटम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकटता है तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो बौना ग्रह कौन सा नहीं है? तो ये मंगल पर जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन हम मंगल जो है ना, मंगल बौना ग्रह नहीं है, जबकि प्लूटो और चेरान फरेस और इत्यादि बौना ग्रह है। मंगल के अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण परंपरागत ग्रह है। वामन और बौना ग्रह अपनी कक्षा 5b में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके पास अपने गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने के लिए इतना द्रव्यमान होता है कि हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम लगभग गोल आकार वाला प्राप्त कर लेता है। इसकी कक्षा पड़ोसी खगोलीय पिंड की कक्षा में मुक्त नहीं होती है और ये उपग्रह नहीं होते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी, ये उपग्रह देखेंगे, पृथ्वी के एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह है, बृहस्पति के 69 और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, और शनि के उपग्रह है 60 है, और अरुण का 27 है, और वरुण का 13 है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? तो बृहस्पति का अधिकतम उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष नहीं है? अंतरिक्ष कौन सा नहीं है? शनि। कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह नहीं है, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। कह रहा है कि ग्रहों में से शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह वे होते हैं जिनकी संरचना चट्टानी और स्थलीय है। उनकी कुल संख्या 4 है और इनमें से कोई रिंग प्रणाली नहीं होती है। ये मोटे तार पर अपरिवर्तन खनिजों से बने होते हैं, जैसे कि सिलिकेट, और इसके क्रस्ट और मेंटल के धातुओं जैसे लोहे और सिलिकेट आदि की अधिकता है, जो उनके कोर का निर्माण करते हैं। 4 आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल से में से 3 में से मौसम उत्पन्न करते हैं और ये लिए पर्याप्त वातावरण है। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौर मंडल में स्थान है, तो आकार के संदर्भ में शनि ये हमारे सौर मंडल में स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा स्थान है? तो ये बी, ये दूसरा स्थान है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे टाइटन शनि का सबसे बड़ा ग्रह। इनमें से सबसे बड़ा ठंडा ग्रह कौन सा है? तो जो वरुण है ना, वरुण, यूरेनस सूर्य से ग्रह है। यूरेनस सूर्य से ग्रह कौन सा है? तो 7वां है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो ये प्लूटो को। कह रहा है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, जिनकी दूरी सूर्य के 5.8 करोड़ किलोमीटर। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिनकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4.0 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य और मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। पृथ्वी आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 4था स्थान। भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ अवस्थित है? ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित है? 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर। वो कह रहा है कि 23 डिग्री 2 बराबर भागों में विभाजित कर कर्क रेखा के लगभग है। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा है? तो ये 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी ये प्रमाणित मध्याह्न रेखा है। और कह रहा है लघु अंडमान निकोबार स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय कवरती 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल
और भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी है, और भारत और पाक की खाड़ी पाक स्टेट संबंधित है। पाक की खाड़ी पाक स्टेट, भारत और श्रीलंका ये मन्नार की खाड़ी है। मालदीव और मिनी का 8 डिग्री चैनल है, और मिनी का कवर्ती 9 डिग्री चैनल है, और लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान मिनी का कवर्ती 9 डिग्री, और मालदीव मिनी का 8 डिग्री, और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी पाक स्ट्रेट। निम्नलिखित में से पहले निम्न में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे आगे सूरज दिखाई देता है, और 20 फरवरी 1887 को हुई थी। भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, और भारतीय राज्यों के रूप में इनकी स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी में हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है। 2011 में जनगणना के अनुसार 27वां राज्य और 13,82,611 किलोमीटर। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट सुदूर दक्षिण पॉइंट है। और उसके बाद से निम्न में से कौन सा राज्य भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? उज्जैन को ग्रीनविच कहा जाता है। उसे रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करता है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित करता है। और सारनाथ स्थित है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और असम कुल मिलकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो ये 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिर कर बना हुआ है। और असम राज्यों के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा राज्य, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल से सबसे बड़ा अंडमान निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है 8,249, चंडीगढ़ 114, और दमन और दीव 112, और लक्षद्वीप 32 सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती है? तो ये मणिपुर का नहीं लगता है, तो मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम का लगता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो त्रिपुरा से 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। और कह रहा है कि ये 4,096.7 किलोमीटर है, और सबसे छोटा 106 किलोमीटर है पाकिस्तान। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? तो ये सिक्किम की सीमा तीनों देश से नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है। सिक्किम भारत के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म किससे संबंधित है? सिक्किम और बिहार से संबंधित है। सिक्किम और बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेपाल में पड़ोसी भारतीय राज्य निम्नलिखित उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये नेपाल से संबंधित भारतीय राज्य है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के राष्ट्रीय के साथ नहीं मिलती है? तो ये मेघालय नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मेघालय नहीं मिलता है। इसके बाद से कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? ये 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न 32,000 दिल्ली क्या है? ये दिल्ली ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। ये दिल्ली अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। उसके मुंबई ये उष्ण अर्ध के अंतर्गत आता है, और जोधपुर शुष्क के अंतर्गत आता है। शिलांग अर्ध के अंतर्गत आता है। दिल्ली अर्ध शुष्क दोनों के अंतर्गत आता है। उष्ण मुंबई उष्ण अर्ध के अंतर्गत आता है, और जोधपुर शुष्क और शिलांग अर्ध के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 9।
ये तटीय राज्यों की संख्या है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। इसके इस प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात राज्य की तटीय सीमा ये सबसे लंबी है। इनमें से सर्वाधिक है। भारत के द्वीप सम्मिलित देश की कुल तटीय सीमा 75 और 15.5 किलोमीटर है। पीर पंचाल श्रेणी पाई जाती है तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंचाल। और कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है तो काराकोरम पर्वत K2 जिसको कहते हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इधर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा थोड़ा। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी है। भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन से हो जाएगा? गाडविन आस्टीन, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अरावली पर्वत। ये भारत का प्राचीनतम पर्वत है। उसके बाद से कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी ये राजस्थान राज्य में स्थित है और भारत का सबसे पुराना ये पर्वत चोटी है। कह रहा है कि गुरु शिखर माउंट आबू 1722 मीटर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है और अरावली श्रेणी में के प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विचित्र पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती जाती है। माउंट आबू स्थित है, तो माउंट आबू निस में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, निस में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम पर्वत क्रम है अरावली श्रेणी में मुख्यतः प्री कैम्ब्रिज काल की क्वार्टजाइट निस और शिष्ट शैली शिलाओं से बनी हुई है। माउंट आबू 196 किलोमीटर ऊंचाई 1260 किलोमीटर है और इसी पहाड़ी पर स्थित गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और 1722 किलोमीटर ऊंची है। अरावली पर्वत का अत्यधिक अपरदन विच्छेदन हुआ है। कह रहा है कि दंडकारण्य अवस्थित है, तो दंडकारण्य अवस्थित कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी। उसके बाद से इधर 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 तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु ये कोरोमंडल तट है। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। उसके भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत में कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और न्यूनतम तट रेखा वाला गुजरात है। भारत में कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये आंध्र प्रदेश का सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद से कह रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पश्चिमी घाट कहलाते हैं और सहाद्री कहलाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये लक्षद्वीप टापू ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट स्थित है? तो ये सुमात्रा, ये ग्रेट निकोबार के इस बीच में स्थित है सुमात्रा। उसके बाद से कह रहा है, इधर देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याट शिखर सेंट्रल पीक स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि किस देश पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है? किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा। कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी है, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी
और अरब सागर और हिंद सागर मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका के हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है, तो 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। उसके बाद से भारत की तट रेखा स्थित है, तो भारत की तट रेखा ये कहाँ स्थित है, भारत की तट रेखा है तो 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 61। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे इधर फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि नर्मदा नदी घाटी उदाहरण है, तो ये भ्रंश घाटी से संबंधित, ऑप्शन नंबर इसके भी है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है, तो ये सारावती नदी पर, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात को। उसके बाद से भारत के चित्रकूट जलप्रपात को लोक रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात पाया जाता है, तो ये शिव समुद्र कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रपात जो जल विद्युत अपर्दन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है धुआंधार जल पर मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ये सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों पाई जाती है। विविध है कि इसी घटना पर सरदार सरोवर घाटी बनाया गया है। संबल झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है, तो ये जयपुर निकटतम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेंगुर नदी है, तो ये चिल्का झील एक लेंगुर नदी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पुलिकट झील पर स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि वेबनाड झील स्थित है, तो ये वेबनाड झील ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है ये वेबनाड झील। उसके बाद से कह रहा है आंध्र प्रदेश की झीलें पुलिकट झील और कोलेरू झील यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और उड़ीसा की झील है ये चिल्का झील। राजस्थान में डिडवाना झील, संबर झील, पुष्कर झील, जयसमंत झील और नक्की झील और फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील ये सब स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।